हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2023 के लिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस ऑफिसर के द्वारा तैयार किए गए पुस्तक से देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी। इसमें जो है कंटेंट के साथ हम लोग 200 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हम लोग नारा हम होंगे कामयाब को लेकर चल रहे हैं और हम लोग ज़रूर कामयाब होंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग इस पुस्तक को नहीं खरीदे हैं आप लोग अवश्य ख़रीद लीजिए। और वीडियो लंबा होगा लेकिन आप लोग धैर्यपूर्वक 2 बार 3 बार में कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में देखेंगे। राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा अंगीकृत किया गया। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। इसमें ऊपर से नीचे क्रमशः केसरिया, सफ़ेद और हरे रंगों की 3 पट्टियाँ होती है। सफ़ेद पट्टी के बीच में 24 तीलियों वाला नीला चक्र होता है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट हम लोग इसमें। 5 मार्च 2017 को भारत पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा अटारी पर देश का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा 350 फुट फहराया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चिन्ह देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। सिंह साहस और निर्भीकता का प्रतीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पट्टी के मध्य में धर्म चक्र है। धर्म चक्र में 24 तीलियां हैं जो 24 घंटों का प्रतीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया। चक्र की दाईं ओर एक सांड यानी सांड जो है बुल कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। और चक्र की बाईं ओर एक घोड़ा अदम्य शक्ति, परिश्रम और गतिशीलता का प्रतीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फलक के नीचे मुंडकोपनिषद का सूत्र वाक्य सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथेम। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूलभूत बांग्ला भाषा में रचित और संगीतबद्ध जनगणमन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन कलकत्ता में गाया गया था। राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग 52 सेकेंड है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रगीत यानी नेशनल सॉन्ग। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में की थी जो स्वतंत्रता संग्राम में जन जन का प्रेरणा स्रोत था। इसे जनगणमन के समान दर्जा प्राप्त है। इसे पहली बार सन 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन कलकत्ता में गाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखें हम लोग। राष्ट्रीय पंचांग के बारे में देखते हैं हम लोग। ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित एक रूप राष्ट्रीय पंचांग भी है जिसका पहला महीना चैत्र है और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। पंचांग 22 मार्च 1957 ईस्वी को सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया गया था। राष्ट्रीय पंचांग और ग्रिगोरियन कैलेंडर की तारीखों में अस्थायी सादृश्यता है। चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय मुद्रा। इसका प्रतीक चिन्ह देखते हैं। भारतीय रुपये को जो है 15 जुलाई 2010 को डॉलर, यूरो, पाउंड और येन की तरह नया प्रतीक नया प्रतीक रुपये का यानी रुपीज़ का मिल गया। रुपये का नया प्रतीक देवनागरी लिपि में र और रोमन लिपि में आर को मिलाकर बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधानसभाओं द्वारा नवंबर 1946 ईस्वी में किया गया था। प्रारंभ में संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे जिनमें 292 प्रांतों से तथा 93 देशी रियासतों से चुने गए थे तथा 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। मित्रों, जिनको मेरा वीडियो स्पीड लगे वे स्लो करके देख लीजिएगा, जिनको स्लो लगे वे स्पीड को बढ़ा करके देख लीजिएगा और इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा। मैं बार बार नहीं कहता हूं कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो नए मेरे चैनल में आए हैं, विजिट किए हैं, उनसे मेरा
रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। प्रत्येक प्रांत और देशी रियासत को अपनी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आवंटित किए गए थे। ये अगला पॉइंट है, देखते हैं हम लोग। 10 लाख की जनसंख्या के लिए स्थान का अनुपात रखा गया था तथा प्रत्येक प्रांत के स्थानों की संख्या के अनुपात में 3 प्रमुख संप्रदाय मुस्लिम, सिख और साधारण में बांटा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रांतीय विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने एकल संक्रमणीय पद्धति से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया। देशी रियासतों से चयन की पद्धति परामर्श से तय की गई। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा था, पाकिस्तान हेतु पृथक संविधान सभा, ये पॉइंट है। विभाजन अगस्त 1947 के फलस्वरूप जो संविधान सभा पूर्व में अविभाजित भारत के लिए गठित की गई थी, उसमें से कुछ सदस्य लगभग 90 कम हो गए। 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अधीन पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन किया गया। बंगाल, पंजाब, सिंध, NWFP और असम के सिलचर जिले जो जनमत संग्रह द्वारा पाकिस्तान में सम्मिलित हुए के प्रतिनिधि भारत के संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। नेक्स्ट पॉइंट है, पश्चिम बंगाल तथा पूर्वी पंजाब के प्रांत में नए निर्वाचन कराए गए, जिसके फलस्वरूप 31 अक्टूबर 1947 को सभा की सदस्यता घटकर 389 से 299 रह गई। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। इसके बाद 2 दिन के बाद ही 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम बैठक वर्तमान संसद भवन के केंद्रीय कक्ष सेंट्रल हॉल में हुई थी। श्री BN राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र पर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का पिता, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। वह संविधान के प्रमुख प्रारूप ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष यानी ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष थे। इसी समिति ने संविधान को फाइनल कराया था। नेक्स्ट पॉइंट देखें हम लोग, भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, संसार का प्रथम लिखित संविधान, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को माना जाता है। प्रस्तावना देखते हैं हम लोग, प्रियम्बल। भारतीय संविधान में प्रस्तावना उद्देशिका प्रियम्बल के अतिरिक्त मूल संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ थी, जो वर्तमान में संविधान में अनुच्छेद 395 ही हैं, जबकि अनुसूचियाँ बढ़कर शेड्यूल्स जो है 12 हो गई हैं। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिससे संविधान सभा निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में संविधान के ध्येय और उसके आदर्शों का संक्षिप्त वर्णन है। केशवानंद भारती केस 1973 में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया था। उद्देशिका की प्रथम पंक्ति, हम भारत के लोग डैश इस संविधान का अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये जो है इस तरह से है। संविधान में जो उद्देशिका यानी जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग से स्टार्ट है, और ये जो है लास्ट में इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ये लास्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता जोड़ा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा को भारतीय संविधान का निर्माण करने में कुल समय जो लगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा। संविधान सभा के सभापति तथा 299 सदस्यों में से कुल 284 सदस्यों ने 29 नवंबर 1949 को संविधान पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट पॉइंट है, 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में घोषित किया गया। इसी दिन संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार यानी अडॉप्ट किया था। नागरिकता, निर्वाचन एवं अंतरिम संसद से संबंधित उपबंध को तथा अस्थायी एवं संक्रमण उपबंधों को 26 नवंबर 1949 से ही प्रभावी किया गया। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र यानी रिपब्लिक घोषित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा की प्रमुख समितियों और उनके अध्यक्ष के बारे में देखते हैं। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर अंबेडकर साहब थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय विधान समिति सरदार पटेल। झंडा समिति के JV कृपलानी। कार्य संचालन समिति KM मुंशी। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति सरदार पटेल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग संविधान के स्रोत देखते हैं।
देश और स्रोत। ब्रिटेन से जो है क्या क्या लिया गया संविधान में हम लोग ऐड किए, संसदीय शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, ये जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। यूएसए से यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से क्या लिया गया, तो मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियाँ, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सभी यूएसए से लिया गया। नेक्स्ट है कनाडा के संविधान से क्या लिया गया, संघात्मक व्यवस्था और अविशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, ये आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया। जर्मनी से आपात उपबंध लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची और केंद्र राज्य संबंध लिया गया। जापान से जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, फ्रांस से गणतंत्र लिया गया और रूस से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग संविधान के भाग एक दृष्टि में देखते हैं हम लोग। भाग जो है इसमें कितने हैं देखते हैं और कौन सा विषय किस में है और कितने कितने अनुच्छेद में है वो देख लेते हैं हम लोग। तो भाग एक में जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र है जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 2 में नागरिकता है और अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग 4 में जो है राजकीय नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। भाग 4 क में मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 क में है। भाग 5 में जो है संघ है, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भाग 6 में जो है राज्य से संबंधित विषय है और अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक है। भाग 7 में जो है 7वें संशोधन जो है ये 1956 में समाप्त हो गया था। भाग 8 में जो है केंद्र शासित प्रदेशों का शासन है, अनुच्छेद 238 में है। भाग 9 में जो है पंचायत के बारे में है, अनुच्छेद 243 क से 9 तक। नेक्स्ट है भाग 9 क में जो है नगर पालिकाओं के बारे में है, अनुच्छेद 243 त से 6 तक। नेक्स्ट है भाग 10 में जो है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के बारे में है, अनुच्छेद 244 से लेकर 244 क तक है। भाग 11 में जो है केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद जो है 245 से लेकर के 263 तक है। नेक्स्ट देखते हैं भाग 12 में जो है वित्त, संपत्ति एवं वाद के बारे में है, अनुच्छेद 264 से 300 तक। भाग 13 में जो है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, अनुच्छेद 301 से 307 तक है। भाग 14 में जो है संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, जो अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भाग 15 में जो है निर्वाचन से संबंधित है और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है। भाग 16 में जो है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, अनुच्छेद 330 से 342 तक। नेक्स्ट है भाग जो है 17 में राजभाषा से संबंधित है, अनुच्छेद 343 से 351 तक। भाग जो है 18 में भाग 18 में जो है आपात उपबंध जो है इससे संबंधित है और 352 से लेकर 360 तक। भाग 19 में जो है प्रकीर्णन से संबंधित है, अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भाग 20 में जो है संशोधन से संबंधित है और अनुच्छेद 368 में है। भाग 21 में जो है अस्थायी संक्रमणकालीन जो है और उपबंध, अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक है। भाग 22 में जो है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में, प्राधिकृत पाठ और निरसन, अनुच्छेद 393 से 395 तक है। थोड़ा इसमें जो है प्रिंट अच्छा नहीं आया है, क्षमा करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो होते हैं भारत राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष यानी हेड ऑफ नेशन होता है और भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। वह भारत राष्ट्र की एकता एवं अखंडता का सुदृढ़ता का प्रतीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, अनुच्छेद 53 के तहत। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, अतः राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका है, जबकि प्रधानमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली एवं पुदुचेरी संघ शासित क्षेत्रों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य 70वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व
कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। चुनाव का मतदान गुप्त होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। याद रखेंगे इस पॉइंट को। राष्ट्रपति भारत के तीनों सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रपति भारतीय जो होते हैं इनका वर्तमान वेतन जो है 5 लाख रुपए है। 5 लाख रुपए प्रति माह है। राष्ट्रपति की उपलब्धियां जो है एवं भत्ते उनकी पदावधि के दौरान कम नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पहले केवल महाभियोग लगाकर एवं सिद्ध करके हटाया जा सकता है। महाभियोग संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, यह अनुच्छेद 61 के तहत। भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के लिए अधिकतम 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार। राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा क्षेत्र के 12 विशिष्ट सदस्यों को मनोनीत करता है, अनुच्छेद 83 ग के तहत, यानी 80 ग के तहत, यानी 80 सी कह सकते हैं या 3 कह सकते हैं। संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक, बिल तभी कानून बनता है जब उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या उसके अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ या वरिष्ठतम न्यायाधीश के समय शपथ ओथ लेता है, अनुच्छेद 60 के तहत। नेक्स्ट है यदि एक ही समय में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो जाएं तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। सन 1969 में एम हिदायतुल्लाह को कार्यकारी राष्ट्रपति पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश से दिलवाई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। राष्ट्रपति भवन एक दृष्टि में राष्ट्रपति के निवास स्थान को राष्ट्रपति भवन कहा जाता है। प्रारंभ में राष्ट्रपति भवन का नाम वायस रीगल लॉज था। जब भारत सन 1950 में गणतंत्र बना तब राष्ट्रपति यहाँ रहने आए तो इसका नाम गवर्नमेंट हाउस कर दिया गया। सन 1952 में इसका नामकरण राष्ट्रपति भवन किया गया। नेक्स्ट है इस भवन का निर्माण सन 1913 ईस्वी में हुआ। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन प्रसिद्ध वास्तुकार सर एडियन लुटियंस ने तैयार किया था। नेक्स्ट पॉइंट है इस भवन में निवास करने वाला प्रथम व्यक्ति तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन 1931 था। नेक्स्ट पॉइंट है वर्तमान में जहां राष्ट्रपति भवन स्थित है प्रारंभ में इसे रायसीना पहाड़ी भी कहते थे। नेक्स्ट है राष्ट्रपति भवन न केवल भारत के राष्ट्रपति का आवास एवं कार्यालय है बल्कि देश विदेश के गणमान्य अतिथियों, राष्ट्राध्यक्षों आदि का औपचारिक स्वागत स्थल भी है। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति भवन में दिलाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के सर्वोच्च सिविल, सार्वजनिक, सैनिक एवं खेल अलंकरण इसी भवन में राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का राष्ट्रपति उद्घोषणा कर सकता है राष्ट्रीय आपातकाल की संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, राज्यीय संवैधानिक आपातकाल की अनुच्छेद 356 के तहत, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर तथा वित्तीय आपात के अनुच्छेद 360 के तहत होता है। राष्ट्रपति ने अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकालीन की उद्घोषणा की है। प्रथम बार 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को की गई थी, दूसरी बार 3 दिसंबर 1971 को तथा तीसरी बार जो है 25 जून 1975 ईस्वी को की गई थी। यानी अब तक जो है देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल यानी इमरजेंसी लागू हो चुका है, तो डेट याद रखेंगे। नेक्स्ट है सन 1962 ईस्वी के आपात की उद्घोषणा के समय राधा कृष्णन, सन 1971 ईस्वी की आपात घोषणा के समय वीवी गिरी तथा सन 1975 की आपात की घोषणा के समय फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 24 जनवरी 1950 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। इन्होंने 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। राष्ट्रपति पद के लिए संविधान के अधीन प्रथम विधिवत चुनाव मई 1952 ईस्वी में हुआ, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विजयी रहे तथा द्वितीय निर्वाचन 1957 में भी वह पुनः निर्वाचित हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 ईस्वी तक राष्ट्रपति पद पर रहे। इस प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रपति कार्यकाल कुल 12 वर्ष तक सबसे बड़ा रहा अब तक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। प्रथम राष्ट्रपति के चुनाव सन 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
केटी शाह को हराकर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। इसे ध्यान में रखेंगे। प्रथम राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ 1952 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केटी शाह को हराकर राष्ट्रपति चुने गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक ही प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उक्त पद के लिए तीन बार पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने सबसे अधिक प्रभावशालियों प्रधानमंत्रियों को कार्यवाहक सहित शपथ ग्रहण करवाई थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति रहे थे जो 10 वर्षों तक उपराष्ट्रपति रहने के बाद सन 1962 ईस्वी में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। भारत के 2 राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा फखरुद्दीन अली अहमद की अपने कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है वीवी गिरी ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति रहे जिन्होंने एक समय कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, मगर बाद में वह 1969 ईस्वी में निर्वाचित होकर राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट पॉइंट है अभी तक दूसरे चक्र की गणना से सिर्फ वीवी गिरी ही राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। अभी तक दूसरे चक्र की गणना से सिर्फ वीवी गिरी ही राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति पद के 1969 ईस्वी निर्वाचन के समय आत्मा की आवाज़ अंतःकरण की आवाज़ पर मतदान करने की अपील निर्वाचकों से की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद श्री वीवी गिरी ऐसे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे जिन्होंने कांग्रेस का संघ में स्पष्ट बहुमत होते हुए भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में सफलता प्राप्त की थी। सन 1969 ईस्वी में राष्ट्रपति चुनाव में वीवी गिरी से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी पराजित हुए थे। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का अंतिम संस्कार 1977 ईस्वी में संसद भवन के मुख्य फाटक के समीप किया गया था। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति हुए हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव 1969 में निकटतम उम्मीदवार रहे और पराजित हो गए, मगर बाद में 1977 ईस्वी में निर्विरोध यानी आम सहमति से निर्वाचित हुए। नेक्स्ट पॉइंट है बीडी जत्ती ऐसे एकमात्र कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने एक प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को मार्च 1977 में शपथ यानी ओथ ग्रहण करवाई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। राष्ट्रपति के पद पर सबसे अधिक उम्र में आर वेंकट रमन 77 वर्ष की आयु में आसीन हुए थे। राष्ट्रपति पद पर डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल मात्र 2 वर्ष 1967 से 1969 तक सबसे कम रहा। डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह तथा APJ अब्दुल कलाम अल्पसंख्यक समुदाय से होते हुए राष्ट्रपति के उच्च पद पर निर्वाचित हुए। श्री KR नारायणन ऐसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जो दलित वर्ग से थे। किसी देश के राजदूत यानी एम्बेसडर के रूप में अपनी सेवा अर्पित कर चुके राष्ट्रपति KR नारायणन रहे हैं। इनकी पत्नी भी मूलतः विदेशी रही हैं। राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट और साथ ही अविवाहित यानी अनमैरिड भी थे। यह मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध रहे। नेक्स्ट है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम डॉक्टर अब्दुल पकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम है। इनका निधन 27 जुलाई 2015 को हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल तथा प्रणब मुखर्जी को छोड़कर अन्य सभी राष्ट्रपति पदधारी उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित करने के बाद राष्ट्रपति पद निर्वाचित हुए। नेक्स्ट है सन 2012 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में प्रणब मुखर्जी के 14वें जबकि इस पद पर आसीन रहे व्यक्तियों की संख्या की दृष्टि से वह 13वें राष्ट्रपति बने थे। श्री प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति पद के लिए जुलाई 2012 को संपन्न चुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशी PS संगमा को भारी मतों से पराजित किया। नेक्स्ट है प्रणब मुखर्जी को 25 जुलाई 2012 को राष्ट्रपति पद की शपथ तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया SH कपाड़िया ने दिलाई। नेक्स्ट है भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति बने हैं और 25 जुलाई 2017 को इन्होंने अपना कार्यभार संभाला। अभी जो हैं राष्ट्रपति कौन है तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। रामनाथ कोविंद को NDA के सभी घटकों का समर्थन प्राप्त था। इस पद पर विपक्ष की कांग्रेसी उम्मीदवार श्रीमती मीरा कुमार जो पूर्व लोकसभा स्पीकर थी को उन्होंने पराजित किया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
रामनाथ कोविंद को उनके पद की शपथ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश JS खेहर ने दिलाई थी। नेक्स्ट है द्रौपदी मुर्मू को देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने शपथ दिलाई। वह देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग शपथ एवं त्यागपत्र विधियाँ। पद जो है राष्ट्रपति, शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं और त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को जो है राष्ट्रपति शपथ पत्र दिलाते हैं और त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं उपराष्ट्रपति। राज्यपाल जो है राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं और राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं राज्यपाल। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से शपथ लेते हैं, शपथ ग्रहण में राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं और त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं मुख्य न्यायाधीश। प्रधानमंत्री की शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाते हैं और राष्ट्रपति जो है उनको त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री के बारे में देखते हैं हम लोग। राष्ट्रपति कार्यकारिणी का जहां नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, वहीं वास्तविक कार्यपालिका कार्यकारिणी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर एवं उसकी मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। यानी वास्तविक शक्ति किनके पास है, तो यह जो है प्रधानमंत्री के पास होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रायः राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करते हैं। भारत में सबसे लंबी अवधि तक 1947 से लेकर 1964 ईस्वी तक कार्यकाल संभालने वाले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई 1977 से 1979 ईस्वी तक रहे। चौधरी चरण सिंह भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया था। नेक्स्ट है लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाली एकमात्र प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट है VP सिंह अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन द्वारा हटाए जाने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे प्रधानमंत्री बने जो 2 सीटों बनारस यानी उत्तर प्रदेश और वडोदरा यानी गुजरात से चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे। बाद में उन्होंने वडोदरा सीट छोड़ दी और गुजरात की वडोदरा सीट को उन्होंने छोड़ दी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग उप प्रधानमंत्री के बारे में। उप प्रधानमंत्री के संबंध में भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। उप प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के बाद सम्मान प्राप्त होता है। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 से 50 तक रहे थे। भारत के अभी तक 7 उप प्रधानमंत्री हुए हैं। सरदार पटेल 1947 से 50, मोरारजी देसाई 1967 से 69, जगजीवन राम एवं चौधरी चरण सिंह 1977 से 79, चौधरी देवीलाल 1989 से 91 एवं LK आडवाणी यानी लाल कृष्ण आडवाणी 2002 से 2004 तक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग संसद पार्लियामेंट के बारे में देखते हैं। संसद भारत की संघीय विधायिका है। यह राष्ट्रपति तथा दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। संसद जो है राष्ट्रपति के साथ साथ राज्यसभा और लोकसभा के साथ साथ संसद जो है राष्ट्रपति के यानी 3 अंग होते हैं इसमें, यानी प्रेसिडेंट होना चाहिए और लोकसभा होना चाहिए और फिर राज्यसभा। इन तीनों को मिला करके जो है संसद बनता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लोकसभा के बारे में देखते हैं। लोकसभा भारतीय संसद का लोकप्रिय यानी निम्न सदन है। लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा जो है निम्न सदन होता है और राज्यसभा उच्च सदन होता है। 84वें संविधान संशोधन सन 2001 में के तहत लोकसभा सदस्यों की संख्या 2026 तक यथावत यानी 545 बनी रहेगी। संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम यानी मैक्सिमम सदस्य 552 हो सकती है। इसमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों से और अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों यानी यूनियन टेरिटरीज से निर्वाचित किए जाते हैं तथा राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन वर्ग के सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है 545 है। इन सदस्यों में 530 सदस्य 28 राज्यों से और 13 सदस्य 7 संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाते हैं तथा 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। लोकसभा में सन 2008 के परिसीमन के बाद अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित है यानी रिजर्व है और जबकि अनुसूचित जाति के लिए 47 सीटें आरक्षित है। सामान्य कोटे जनरल के लिए 412 है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के पूर्व तथा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष था, लेकिन इस संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है पुनः 5 वर्ष कर दिया गया।
तो लोकसभा में जो सांसद चुन के जाते हैं उनका जो है 5 वर्ष कार्यकाल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ऐसा अब तक कई बार यानी 1970 में, 77 में, 1979 में, 1990 में, 1997, 1999 और 2004 में किया जा चुका है। आपातकाल यानी संकटकाल यानी इमरजेंसी की लागू घोषणा आपातकाल यानी संकटकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा लागू होने पर संसद कानून द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि हो सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है। राज्यसभा के बारे में देखते हैं। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। लोकसभा निम्न सदन होता है और राज्यसभा जो है उच्च सदन होता है। इसमें राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम सीमा 250 है। इसमें 238 राज्यों से तथा संघीय क्षेत्रों से आते हैं तथा 12 सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा में ख्याति प्राप्त राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या सभी राज्यों एवं 2 संघ शासित प्रदेशों दिल्ली 3 और पुडुचेरी 1 मिलाकर के 233 हैं। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया है। अगस्त 2019 में जो है जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त करके उसे जो है 2 केंद्र शासित यानी यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया है। जम्मू कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी है यानी केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख अलग। अब देखते हैं हम लोग संविधान की अनुसूचियाँ के बारे में। अनुसूची और विषय, तो प्रथम अनुसूची में जो है क्या विषय है, तो राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा अध्यक्षों, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में उपबंध तथा भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंध। तीसरी अनुसूची में क्या है देखते हैं हम लोग, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधायिका के मंत्रियों एवं न्यायाधीशों इत्यादि के शपथ यानी ओथ प्रारूप। चौथी अनुसूची में है राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। पाँचवीं अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधित उपबंध। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग छठी अनुसूची में देखते हैं क्या, असम जिसे असम कहा जाता है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है छठी अनुसूची में। 7वीं में है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में रिक्त है। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो जाता है, क्षमा करेंगे, के संबंध में उपबंध है। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियों एवं उत्तरदायित्व। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों एवं उत्तरदायित्व। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका में सबसे बड़ा न्यायालय कौन होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं यानी उच्चतम न्यायालय भी इसे कहा जाता है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। वर्ष 1937 से 50 के दौरान संसद भवन में चैम्बर ऑफ प्रिंसेज में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कार्यरत रहा था तथा 1958 तक यहीं पर कार्यरत रहा, तब इसे ही सुप्रीम कोर्ट कहा जाता था। नई दिल्ली भगवान दास मार्ग पर नए परिसर का निर्माण वर्ष 1958 में पूरा होने पर यह इसमें स्थानांतरित हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रारंभ में स्वतंत्रता के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या मात्र 8 थी। बाद में बढ़ते दबाव और कार्य को देखते हुए 1956 में 11 की गई तथा 1960 ईस्वी में न्यायाधीशों की संख्या पुनः बढ़ाकर 14, 1977 में 18 तथा 1986 में 26, 2008 में 31 और 2019 में 34, 33 और एक जो है मुख्य न्यायाधीश की गई। उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षण गार्जियन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल गार्जियन होता है। उच्चतम न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान का संरक्षक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश एक बार नियुक्त होने के बाद 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर बना रहता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, न्यायाधीश की पदावधि के दौरान उसके वेतन एवं भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में स्थित न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के बारे में देखते हैं हम लोग। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय का प्रावधान संविधान में है, परंतु संसद को यह शक्ति है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। प्रत्येक उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति तथा अन्य न्यायाधीश जितने राष्ट्रपति उचित समझता है होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, वर्तमान में जो है भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के बारे में देखते हैं हम लोग। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है स्थापना हुआ इसका 1866 ईस्वी में। कार्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में यह अवस्थित है, जिसे प्रयागराज अब कहा जाता है। लखनऊ पीठ
बोला जाता है इसे। मुंबई 1862, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा व नगर हवेली, दमन व दीव। मुंबई, पीठ, नागपुरी, पणजी एवं औरंगाबाद, इन सभी का है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग कोलकाता। यह जो है 1862 ईस्वी में स्थापित हुआ, पश्चिम बंगाल एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोलकाता में है। मद्रास उच्च न्यायालय है 1862 ईस्वी में स्थापित हुआ, तमिलनाडु और पुडुचेरी और चेन्नई पीठ मदुरै। कर्नाटक 1884 में कर्नाटक, बेंगलुरु, धारवाड़ एवं गुलबर्गा। गुवाहाटी 1948 ईस्वी में, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम। गुवाहाटी पीठ कोहिमा, आइजोल एवं ईटानगर। मध्य प्रदेश 1956 ईस्वी में स्थापित हुआ और इसका कार्य क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश तक है और जबलपुर पीठ ग्वालियर एवं इंदौर में है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पटना 1916 में स्थापित हुआ, बिहार राज्य में है, कार्य क्षेत्र बिहार का है और पटना में अवस्थित है। पंजाब और हरियाणा 1966 में स्थापित हुआ, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ कार्य क्षेत्र है, चंडीगढ़ में ये है पंजाब और हरियाणा का जो कोट है। राजस्थान 1949 में, राजस्थान कार्य क्षेत्र है, जोधपुर पीठ है, जयपुर। नेक्स्ट देखते हैं केरल। केरल जो है 1958 ईस्वी में केरल और लक्षद्वीप एर्नाकुलम में है। नेक्स्ट है गुजरात 1960 में हाई कोर्ट का जो है स्थापना हुआ, गुजरात कार्य क्षेत्र है और अहमदाबाद में यह अवस्थित है। हिमाचल प्रदेश 1971 में हिमाचल प्रदेश कार्य क्षेत्र है, शिमला में यह हाई कोर्ट है। तेलंगाना 1954, तेलंगाना हैदराबाद में कोर्ट है। ओडिशा 1948 में और ओडिशा कार्य क्षेत्र है, कटक में यह अवस्थित है। जम्मू कश्मीर 1928 में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, श्रीनगर एवं जम्मू जो है इसका श्रीनगर और जम्मू यानी जम्मू और श्रीनगर में अवस्थित है। दिल्ली यूटीएस यानी यूनियन टेरिटरी 1966 में और दिल्ली में ये दिल्ली कार्य क्षेत्र है और दिल्ली में ही अवस्थित है हाई कोर्ट। नेक्स्ट है सिक्किम 1975 में, सिक्किम राज्य में कार्य क्षेत्र है इसका और गंगटोक में यह अवस्थित है। छत्तीसगढ़ 2000 ईस्वी में निर्मित हुआ, छत्तीसगढ़ कार्य क्षेत्र है और बिलासपुर में यह हाई कोर्ट है। उत्तराखंड 2000 ईस्वी में और उत्तराखंड जो है कार्य क्षेत्र है, नैनीताल में हाई कोर्ट अवस्थित है। झारखंड जो है 2000 में जो है हाई कोर्ट का निर्माण हुआ और यह झारखंड राज्य कार्य क्षेत्र है और रांची में अवस्थित है हाई कोर्ट। मेघालय 2013 में बना और यह कोर्ट जो है मेघालय कार्य क्षेत्र मेघालय राज्य के लिए है और शिलोंग में अवस्थित है। मणिपुर का जो है 2013 में हाई कोर्ट का स्थापना हुआ, मणिपुर कार्य क्षेत्र है और इम्फाल में अवस्थित है। त्रिपुरा 2013 त्रिपुरा कार्य क्षेत्र है, अगरतला में यह हाई कोर्ट है। आंध्र प्रदेश 2019 में आंध्र प्रदेश अमरावती में हाई कोर्ट अवस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, जो स्टार लगा हुआ है उसको आप लोग देख लीजिएगा गौर से। पहले 1973 से पहले तक मैसूर उच्च न्यायालय नाम था जो पहला स्टार है, और डबल स्टार जिसमें लगा है 1971 से पहले असम यानी असम उच्च न्यायालय नाम था। मौलिक अधिकार के बारे में देखते हैं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन तथा विकास के लिए अनिवार्य होने के कारण संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। व्यक्ति के इन अधिकारों में राज्य के द्वारा भी मनमाने तौर पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के तृतीय भाग में मौलिक अधिकारों के संबंध में कुल 23 अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35 है। यह विश्व का सर्वाधिक विस्तृत अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दी गई 5 व्यवस्थाओं के द्वारा नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों की शरण ले सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार कौन कौन है, इसको देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, परंतु 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार से संबंधित सभी उपबंधों को निरस्त करके संविधान के भाग 12 में एक नया अध्याय 4 जोड़ दिया गया। इस नए अध्याय में केवल एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 300A। अब संपत्ति के अधिकार को अन्य मौलिक अधिकार की भांति संवैधानिक संरक्षण प्राप्त नहीं है। अतः अब भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं जो निम्नलिखित हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों के अधिकार। मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में देखते हैं हम लोग। मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए उस आचार संहिता की तरह है जिनका पालन उन्हें राज्य के स्थायित्व एवं समृद्धि के लिए करना आवश्यक होता है। इसी भावना को आधार बनाकर संविधान संशोधन 42वां संशोधन 1976 द्वारा संविधान मूल कर्तव्य शीर्षक से एक नया भाग
4 का जोड़ दिया गया। इस नए भाग में अनुच्छेद 51 क में 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। सन 2002 ईस्वी में अभिभावकों के लिए 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का कर्तव्य जोड़ देने से अब नागरिकों के निम्नलिखित 11 मूल कर्तव्य इस प्रकार हैं। पहला कर्तव्य है, देख लेते हैं हम लोग। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर यानी रिस्पेक्ट करें। दूसरा है, प्रत्येक भारतीय नागरिक स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तीसरा नंबर है, प्रत्येक भारतीय नागरिक का यही कर्तव्य है कि वह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। नेक्स्ट है 4 नंबर जो है, प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह देश की रक्षा करे और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 5 नंबर जो है, देखते हैं हम लोग। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो यानी दूर हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। 6 नंबर है, हम सब अपनी समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा और महत्व समझें और उनका संरक्षण करें। 7 नंबर है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 8 नंबर है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव भी हैं, रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे। 9 नंबर जो है, मौलिक कर्तव्य देखते हैं क्या है। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहें। 10 नंबर है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की और बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नवीन ऊंचाइयों को छू सके। नेक्स्ट है 11 नंबर जो लास्ट है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 51 में संशोधन करके खंड या के बाद जोड़े गए नए खंड के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने के उद्देश्य से अभिभावकों के लिए भी यह कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वे 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। अब देखते हैं हम लोग गवर्नर के बारे में यानी राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक पद है जिसके द्वारा कार्यपालिका कार्य संचालित होते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 राज्यपाल पद का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 154 के अंतर्गत यह उल्लेखित है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। नेक्स्ट है, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168(1) के तहत प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा जो कि राज्यपाल तथा 2 या जहां एक सदन हो वहां एक सदन से मिलकर बनेगा। योग्यताएं, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए उसे देखते हैं हम लोग। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, उसके बाद किसी प्रकार के लाभ के पद पर न हो, उसके बाद है राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो। नियुक्ति देखते हैं किस तरह से होता है इनका। तो संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। शपथ ग्रहण, राज्यपाल की संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा अन्य उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष ग्रहण करनी होती है। पदावधि देखते हैं, तो इसका जो पदावधि है संविधान के अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। इसके उपरांत भी वह 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा करेगा। इसके पूर्व वह कभी भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। एक ही राज्यपाल की नियुक्ति जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए होगी तो राज्यपाल को देय वेतन, भत्ते एवं उपलब्धियाँ उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में बांट दिए जाएंगे जो राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा अवधारित करे, अनुच्छेद 158(3) के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं कार्य एवं अधिकार। राज्यपाल के निम्नलिखित कार्य एवं शक्तियाँ हैं। कार्यपालिका संबंधी कार्य जो है उसको देखते हैं हम लोग। राज्य कार्यपालिका के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से संचालित होते हैं, जिसके लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। राज्यपाल कार्यपालिका संबंधी कार्यों को संचालित करने के लिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर वह मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, महाधिवक्ता, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, राज्य मानव अधिकार आयोग एवं राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आपात की शक्ति।
आपात शक्ति देखते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 92 के तहत राज्यपाल को आपात की घोषणा करने की शक्ति है। वह आपात की घोषणा करके राज्यपाल शासन लागू कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल के लिखित संदेश पर राष्ट्रपति संबंधित राज्य की असंवैधानिकता के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। विवेक शक्तियाँ देखते हैं। विवेकी शक्तियाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167(3) के अंतर्गत राज्यपाल को विवेकी शक्तियाँ प्राप्त हैं। यह वह स्थिति है जब विधानसभा में कार्यपालिका अपना बहुमत खो चुकी हो और नई सरकार का गठन करना हो। नेक्स्ट देखते हैं, आम चुनाव के बाद किसी भी राजनीतिक दल को सुस्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो और कार्यपालिका का गठन करना हो तो इनका शक्ति है, यानी राज्यपाल का। राज्य में संवैधानिकता की स्थिति खतरे में हो और राष्ट्रपति शासन का विचार करना हो। राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक आरक्षित करना। पुनर्विचार के लिए व्यवस्थापिका को विधेयक लौटाना। विशेष दायित्व क्या है देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371(2) के अंतर्गत राज्यपाल को महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में विदर्भ, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र एवं कच्छ के लिए विकास बोर्डों से संबंधित मामलों का विशेष उत्तरदायित्व है। विधायी शक्तियाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत वह राज्य व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग होता है। वह विधानमंडल में अभिभाषण देता है और विधानमंडल के समक्ष बजट प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वह विधानसभा का सत्र आहूत करता है, सत्रावसान करता है तथा समय पर विघटन भी कर सकता है। वह विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/6 सदस्य को जो साहित्य कला, ये इसमें प्रिंट मिस है, ये जो है देखा जाएगा क्या है, देख के मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा। वह विधान परिषद के कुल सदस्यों जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा तथा पत्रकारिता में विशेष स्थान रखते हैं उन्हें विधान परिषद के सदस्य के रूप में मनोनीत करता है। नेक्स्ट है, राज्यपाल की पूर्वानुमति के पश्चात कोई भी अनुदान मांग विधानमंडल के समक्ष पेश की जा सकती है। वह विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को कानून का रूप दे सकता है और यह राष्ट्रपति की सहमति के लिए उसे रोक भेज सकता है। विशेष परिस्थितियों में संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है, जिसे विधानसभा द्वारा 6 सप्ताह के अंदर स्वीकृत होना पड़ता है। न्यायिक शक्तियाँ के बारे में देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 161 राज्यपाल को विशेष न्यायिक शक्तियाँ प्रदान करता है। किसी अपराध के लिए साबित दोषी की सज़ा को क्षमा करने, प्रलंबन करके विराम या परिहार करने की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है। उसे दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति भी प्राप्त है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, राज्य व्यवस्थापिका और राज्यपाल, इसके बारे में देखते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के पश्चात ही कानून के रूप में अस्तित्व में आता है। संविधान का अनुच्छेद 174 राज्यपाल को अधिकार देता है कि वह व्यवस्थापिका के किसी भी सदन का अधिवेशन बुलाए, उसे संबोधित करे तथा सत्रावसान करे। राज्यपाल विधानसभा का विघटन भी कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 175 के अंतर्गत राज्यपाल विधानमंडल में विलंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश भेज सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विधानसभा के प्रथम सत्र तथा नवनिर्वाचित विधानसभा के प्रथम सत्र में या दोनों सदनों में संयुक्त रूप से वह अभिभाषण कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत जब विधानसभा सत्र में नहीं हो तथा किसी विशेष कानून की आवश्यकता हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट है, इस अध्यादेश को कानूनी सत्ता प्राप्त है जो 6 सप्ताह तक प्रभावी रहती है। इसे 6 सप्ताह के अंतर्गत विधानसभा में स्वीकृति दिलाना आवश्यक है। महाधिवक्ता के बारे में देखते हैं हम लोग। संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति होने की अर्हता धारण करता हो राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया जाता है। यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। उसे राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाही में भाग लेने एवं बोलने का अधिकार प्राप्त है, परंतु मतदान देने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है, वह राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देता है तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करता है जो समय समय पर राज्यपाल द्वारा उसे निर्देशित किए जाते हैं अथवा सौंपे जाते हैं। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है तथा ऐसे पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो राज्यपाल द्वारा अवधारित किया जाता है। अब मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर के बारे में देखते हैं हम लोग। संसदीय शासन व्यवस्था में द्वि शासन प्रमुख का प्रावधान है। संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल तथा वास्तविक प्रमुख के रूप में जो होता है मुख्यमंत्री होता है। वास्तव में राज्यपाल की समस्त शक्तियों का उपयोग मुख्यमंत्री ही करता है।
नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163(1) के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री पद के लिए किसी योग्यता की अनिवार्यता नहीं है। मुख्यमंत्री पद पर नियुक्ति के लिए राज्यपाल उस व्यक्ति को आमंत्रित करता है जिसे विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163(1) के तहत राज्यपाल को उसके कार्यों का संपादन करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। शक्तियाँ एवं कार्य देखते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करवाता है तथा उन मंत्रियों को जोड़कर रखता है। किसी भी तरह के मतभेद उत्पन्न होने पर उनके मध्य समन्वय करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। वह विधानसभा का नेता होता है और विधानमंडल तथा राज्यपाल, मंत्रिपरिषद तथा राज्यपाल के मध्य संपर्क सूत्र का कार्य करता है। राज्यपाल द्वारा किए जाने वाले सभी नियुक्ति संबंधी कार्य मुख्यमंत्री की सलाह पर संचालित होते हैं। वह राज्य का नेता होता है। राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की जनता की ओर से प्रतिनिधित्व करता है। वह राज्य के लिए नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य का समस्त दायित्व उसी के कंधों पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वह राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय विधान परिषद का सदस्य होता है। मंत्रिपरिषद के बारे में देखते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। इस मंत्रिपरिषद के गठन में शामिल मंत्रीगण राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। कोई मंत्री 6 माह तक बिना किसी सदन की सदस्यता ग्रहण किए उस राज्य का मुख्यमंत्री या मंत्री बना रह सकता है। तत्पश्चात यह तो उसे किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होती है, अन्यथा पद त्याग करना पड़ता है। विधान परिषद के बारे में देखते हैं हम लोग। संरचना इसका कैसे होता है देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद की संकल्पना प्रस्तुत की गई है जो राज्य विधानसभा द्वारा कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा मत देने वाले और उपस्थित होने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर संकल्प से सृजित की जा सकती है। इस संकल्प को संसद में भेजा जाता है जहाँ राष्ट्रपति की सहमति के साथ ही विधान परिषद का गठन संभव होता है। अब देखते हैं इसका गठन कैसे होता है। तो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या से 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है, किंतु वह संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है विधान परिषद के सदस्यों की संख्या के 1/6 सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा उन लोगों में से मनोनीत किए जाते हैं जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा या सहकारिता क्षेत्र में विशेष अनुभव रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विधान परिषद के 1/12 सदस्यों का निर्वाचन अध्यापकों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के माध्यम से होता है। 1/12 सदस्यों का निर्वाचन पूर्व स्नातकों से बने निर्वाचक मंडल के माध्यम से होता है। नेक्स्ट देखते हैं विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या 1/3 सदस्य निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य उस राज्य की विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। निर्वाचन पद्धति देखते हैं हम लोग। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। कार्यकाल देखते हैं इसका। विधान परिषद एक अस्थायी सदन होता है। जिस तरह से केंद्र में राज्यसभा होता है उस तरह से जो है स्टेट में यानी राज्य में विधान परिषद होता है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। राज्यपाल इसे विघटित नहीं कर सकता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। जिस तरह से राज्यसभा के सांसद का कार्यकाल 6 वर्ष होता है उसी तरह से विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में जो है समाप्ति अपना पद त्याग करते हैं, यानी प्रत्येक 2 वर्ष में जो है 1/3 सदस्य जो है रिटायर हो जाते हैं। उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विधान परिषद को संबोधित करने के लिए परिषद के सदस्य अपनों में से ही एक सभापति तथा एक उपसभापति का चुनाव करते हैं। इनकी अनुपस्थिति में राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति सभापति के पद पर कार्य करता है। विधानसभा के बारे में देखते हैं हम लोग। विधानसभा जो है एकल सदनीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका में होती है। विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन अथवा प्रथम सदन होता है। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से पूर्ण वयस्क मताधिकार के आधार पर साधारण बहुमत की पद्धति द्वारा होता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा इसे भंग किया जा सकता है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 हो सकती है। अपवाद में है गोवा में 40 विधानसभा सदस्यों की संख्या है और मिजोरम में 40, सिक्किम में 32 एवं पुदुचेरी में 30। विधानसभा राज्य की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करती है। राज्य की मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है।
नेक्स्ट पॉइंट है विधानसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे पदच्युत कर सकता है, यानी पद से मुक्त कर सकता है। विधानसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे पदच्युत कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तावित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, निर्वाचन हेतु विधानसभा के सभी निर्वाचित मनोनीत जो नहीं होते हैं सदस्य निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, अर्थात विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। इसका गठन किस तरह से होता है उसे देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान गठन के अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 हो सकेगी। सिक्किम इसका जो है अपवाद है। अरुणाचल प्रदेश और गोवा के लिए न्यूनतम 30 है। मिजोरम के लिए यह संख्या 40 है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य विधानसभा के लिए राज्यपाल द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य का मनोनयन किया जाता है। विधानसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान पद्धति के अनुसार होता है। नेक्स्ट देखते हैं कार्यकाल। विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। योग्यता, विधानसभा सदस्य होने के लिए अनिवार्य योग्यताएं इस प्रकार हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए जो उम्मीदवार है, और 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, उसका नाम राज्य विधानसभा की मतदाता सूची में शामिल हो, किसी लाभ के पद पर न हो, पागल या दिवालिया न हो। विधानसभा अध्यक्ष के बारे में देखते हैं हम लोग। विधानसभा को संबोधित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष पद का प्रावधान किया गया है। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को विधानसभा के सदस्यों के बीच से चुना जाता है। इनकी कार्यावधि विधानसभा सदस्यों के कार्यकाल के समान होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पंचायती राज के बारे में देखते हैं। स्थानीय शासन महात्मा गांधी की संकल्पना राम राज्य या ग्राम स्वराज्य का परिष्कृत रूप है। गांधी जी की इस संकल्पना को फलीभूत करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य सरकार को निर्देश दिए गए थे, जो 1993 में 73वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संभव हुआ। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत स्थानीय शासन भारतीय परिसंघीय व्यवस्था में तीसरे स्तर की सरकार को सामने ला खड़ा किया। पंचायती राज और नगरपालिका प्रणाली को संवैधानिक अस्तित्व प्राप्त करने में एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1956 में गठित बलवंत राय मेहता समिति के वर्ष 1956 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने सर्वप्रथम पंचायती राज को स्थापित करने की सिफारिश की, जिसे स्वीकार कर लिया गया। साथ ही सभी राज्यों को इसे कार्यान्वित करने के लिए कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज की नींव डाली। उसी दिन इसे संपूर्ण राज्य यानी राजस्थान में लागू कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग पंचायती राज व्यवस्था समितियां देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति जो है 1957 में स्थापित हुआ। अशोक मेहता समिति 1977 में, जीवी के राव समिति 1985 में, LM सिंघवी समिति 1986 में, संथानम समिति 1962 में, सादिक अली समिति 1964 में। नेक्स्ट देखते हैं पंचायतों का गठन एवं संरचना। अनुच्छेद 243B भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करता है। प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत के गठन का प्रावधान है, किंतु उस राज्य में जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन करना आवश्यक नहीं है। भारत में पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहाँ 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था अपनाई गई है। वहाँ पंचायतों के 4 स्तर हैं, ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला परिषद, और अत्यधिक जो है 3 ही स्तरीय है, त्रिस्तरीय है अन्य सभी राज्यों में। नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 243C में पंचायतों की संरचना के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके तहत राज्य विधानमंडल को विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, परंतु किसी भी स्तर पर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या और ऐसी पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या का अनुपात समस्त राज्य में यथासंभव एक ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पंचायतों के सभी स्थान प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाएंगे। इसके बाद देखते हैं, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव राज्य द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार होगा तथा मध्यवर्ती व जिला पंचायतों के अध्यक्ष का चुनाव उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाएगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 को देखते हैं। विभिन्न समितियों के सिफारिशों पर मनन चिंतन के पश्चात 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 अंततः विविध विशेषताओं के साथ पारित किया गया और 24 अप्रैल 1993 से संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग,
वर्तमान में इस अधिनियम के तहत पूरे भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। पंचायती राज के संबंध में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 में 243(9) विशेष उल्लेख करता है। पंचायती राज व्यवस्था की संरचना त्रिस्तरीय है। पंचायती राज का पद सोपान के बारे में देखते हैं। जिला परिषद स्थानीय ग्रामीण स्वशासन में शीर्ष पर स्थित है, माने सबसे बड़ा पोस्ट जिला परिषद का है। शीर्ष स्तर पर जिला परिषद, मध्य स्तर पर पंचायत समिति, निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम सभा तथा ग्राम कचहरी। जिला परिषद के बारे में देखते हैं हम लोग। जिला परिषद स्थानीय स्वशासन की शीर्ष संस्था है जो मध्य स्तर पर तथा ग्रामीण स्तर पर पंचायतों और प्रखंड समिति के मध्य समन्वय स्थापित करता है। जिला परिषद का गठन सामान्य तौर पर जिले की सभी पंचायतों समितियों के प्रधान, उस जिले के निर्वाचित संसद तथा विधानसभा सदस्य, जिला विकास अधिकारी, महिलाओं तथा पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधि सदस्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि, सहकारी बैंक का अध्यक्ष सदस्य होते हैं। पंचायत समिति के बारे में देखते हैं हम लोग। पंचायती राज का त्रिस्तरीय संरचना में मध्य स्तर पर पंचायत समिति है। इसे पंचायत समिति, क्षेत्र समिति या आंचलिक परिषद भी कहते हैं। पंचायत समिति का गठन संबंधित ग्राम पंचायतों के प्रमुख, कुछ महिला प्रतिनिधि, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि से मिलकर होता है। कुछ राज्यों में कुछ सदस्य ग्राम सभा द्वारा चुने जाते हैं। पंचायत समिति की अध्यक्षता के लिए प्रमुख का चुनाव किया जाता है। प्रमुख को प्रधान तथा चेयरमैन के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं हम लोग पंचायती राज से संबंधित समितियाँ, इसके बारे में देखते हैं। क्रम संख्या दिया है, पंचायत समिति का नाम और कार्यकाल, सिफारिशें। तो बलवंत राय मेहता समिति अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। कार्यकाल 1956 से 57। प्रमुख सिफारिशें स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थान, जिला परिषद, प्रखंड समिति, ग्राम पंचायत। दूसरा था अशोक मेहता समिति अध्यक्ष अशोक मेहता थे। 1977 से 78 तक कार्यकाल रहा इसका। द्वितीय स्तरीय पंचायती राज की स्थापना, मंडल पंचायत एवं जिला परिषद, राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व, 4 वर्षीय कार्यकाल। तीसरा है LM सिंघवी समिति अध्यक्ष लक्ष्मी मल सिंघवी। 1986 से 87 तक इनका कार्यकाल रहा। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, राजनीतिक दलों की सहमति में प्रतिबंध और जिला नियोजन में राजनीति एवं प्रशासनिक संरचना इनकी मुख्य मांग थी, सिफारिशें थी। नेक्स्ट है 4 नंबर PK थुंगन समिति अध्यक्ष PK थुंगन। 1988 ईस्वी में इनका कार्यकाल था और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए सिफारिश इन्होंने की, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं ग्राम पंचायत के बारे में हम लोग। ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में सतही स्तर पर 3 प्रकार की संस्थाएं होती है। पहला ग्राम सभा, दूसरा पंचायत और तीसरा न्याय पंचायत। ग्राम सभा के बारे में देखते हैं हम लोग। ग्राम सभा एक या अनेक छोटे छोटे ग्रामों से मिलकर बनी सभा है। गांव की यह सभा व्यवस्थापिका का कार्य करती है। यह अस्थायी संस्था है। गांव की वह प्रत्येक व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है उसका नाम वहां की मतदाता सूची में शामिल है। ग्राम सभा का सदस्य होता है। अब आगे देखते हैं हम लोग इसमें। इस अधिनियम द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया। किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली वोटर लिस्ट में दर्ज नामों वाले व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। ग्राम सभा में एक या एक से अधिक गांव शामिल किए जाते हैं। अनुच्छेद 24 के अनुसार ग्राम सभा गांव के स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कार्यों का संपादन करेगी जो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित हो करे। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था है तथा ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण तथा मूल्यांकन करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। ग्राम सभा के कार्य देखते हैं। ग्रामीण स्तर पर ग्राम सभा ग्रामों के लिए नीति बनाती है, गांव के विकास के लिए योजनाओं का निर्माण करती है। ग्राम सभा के प्रत्यक्ष मतदान से ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। ग्राम पंचायत में एक मुखिया तथा अन्य कुछ पंच होते हैं। पंचायत के बारे में देखते हैं हम लोग। पंचायत का गठन ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा होता है। पंचायत के प्रमुख का चुनाव ग्राम की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। ग्राम पंचायत को मुखिया, सरपंच तथा प्रमुख के नाम से भी संबोधित किया जाता है। पंचायत में एक मुखिया या प्रमुख तथा कुछ पंच होते हैं। इन पंचों की संख्या विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। पंचायत के शेष पंचों का चुनाव ग्राम सभा करती है। पंचायत के कार्य देखते हैं हम लोग। पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था है जो निम्नलिखित कार्यों को संपादित करती है। नागरिक संबंधी कार्य पंचायत
नागरिकों के उत्तम स्वास्थ्य, जीवन के लिए स्वच्छ पेयजल, आवागमन के साधन, संचार व्यवस्था, शिक्षा इत्यादि के संबंध में प्रावधान करती है। प्रकाश की व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था इत्यादि। इसके साथ साथ जन कल्याण कार्य, पंचायत कल्याण के कार्यों को प्रभावी बनाने के लिए परिवार नियोजन, जन्म पंजीकरण, मृत्यु पंजीकरण, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, आंगनबाड़ी योजनाएं, कृषि तथा पशुपालन को प्रोत्साहित करने का कार्य करती है। विकास कार्य दूसरा में है पंचायत ग्रामीण विकास के लिए सड़क, कुआं, हैंडपंप, नालियों, पुलिया आदि तथा इंदिरा आवास योजनाओं का क्रियान्वयन करती है। न्याय पंचायत के बारे में देखते हैं अब हम लोग। ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानीय अपराधों की या समस्याओं के निपटारे के लिए न्याय पंचायत की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है इसका गठन ग्राम पंचायत द्वारा चुने गए सदस्यों से मिलकर होता है। कार्य और अधिकार के बारे में देखते हैं। स्थानीय स्तर पर समस्याओं को निपटाने का यह प्रमुख न्यायिक मंच है। न्याय पंचायत को गांव के छोटे छोटे दीवानी और फौजदारी मामले में निर्णय देने का अधिकार है। न्याय पंचायत ₹500 तक जुर्माना भी कर सकते हैं, किंतु वह कारावास की सज़ा नहीं सुना सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके निर्णय के विरुद्ध साधारणतः अपील नहीं होती है, किंतु अधीनस्थ न्यायालय में इसे अपील के लिए पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है न्याय पंचायत में किसी अधिवक्ता की ज़रूरत नहीं होती है। नगर पालिकाओं के बारे में देखते हैं हम लोग। स्थानीय नगरीय शासन में नगरपालिका प्रणाली का प्रावधान है, जिसे संवैधानिक वैधता प्राप्त है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1933 ईस्वी के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 त से 243 य 6 के तहत इसका विशेष उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 य के अनुसार 3 प्रकार की नगरीय व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। पहला है नगर पंचायत। संक्रमणशील क्षेत्र के लिए वह क्षेत्र जो ग्रामीण और शहरी दोनों का सम्मिलित रूप है। 10,000 से 20,000 की जनसंख्या वाले क्षेत्र में। नगर पालिका परिषद छोटे छोटे नगरों के लिए है। 20,000 से 3 लाख की जनसंख्या वाले क्षेत्र में। नगर निगम बृहत नगरों के लिए जहाँ की जनसंख्या 3 लाख से अधिक है। किसी नगर को किस प्रारूप में रखा जाएगा, यह निर्णय लेने का अधिकार संबंधित राज्य के राज्यपाल को है। नगर पालिका का गठन के बारे में हम लोग देखते हैं। प्रथम नगर पालिका का गठन 1667 ईस्वी में चेन्नई में हुआ था। ये थोड़ा डेटा यहाँ गलत लग रहा है, 1987 होना चाहिए या जो भी हो। प्रथम नगर पालिका का गठन चेन्नई में हुआ था। प्रत्येक नगर पालिका को प्रांतीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें वार्ड कहते हैं। नगर पालिका के सदस्य इन वार्डों से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। राज्य विधानमंडल की विधि अनुसार राज्य की लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्य जो नगर पालिका में मतदाता हैं। राज्य की राज्यसभा तथा विधान परिषद के सदस्य नगर पालिका के मतदाता हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति तथा कुछ समितियों के अध्यक्ष को नगर पालिका में प्रतिनिधित्व सदस्यता प्रदान की गई है। अगला पॉइंट देखते हैं नगर पालिका का कार्यकाल। नगर पालिका अपने पहले अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष तक अपने अस्तित्व में बना रहता है, किंतु समय से पूर्व भी इसका विघटन किया जा सकता है। यदि इसका विघटन हो जाता है तो विघटन की तारीख से 6 माह के अंदर उसका पुनर्गठन हो जाना चाहिए। पुनर्गठित नगरपालिका विघटित नगरपालिकाओं के शेष कार्यकाल तक कार्य करेगी। सदस्यों की योग्यताएं देखते हैं। नगरपालिका का सदस्य होने के लिए अनिवार्य योग्यताएं क्या होनी चाहिए? तो वह भारतीय नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, वह 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह पागल और दिवालिया न हो, वह सरकारी लाभ के पद पर आसीन न हो। अब महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं जो हम लोग पूरा डिटेल्स में पढ़े। भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, उसका जो है निचोड़ है, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको इसमें कवर किया गया है, तो आप लोग इसे भी इग्नोर नहीं करिए, पूरा वीडियो को वॉच कीजिए। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था, तो इससे जो है सवाल बनेंगे इस पॉइंट से। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन प्लान या कैबिनेट मिशन योजना 1946 था। सन 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग फैजपुर में हुए अधिवेशन में की गई। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के 208 प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के 70 प्रतिनिधि थे। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 229 प्रतिनिधि थे। संविधान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप प्रदान किया। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया, यानी अंगीकृत किया गया।
संविधान सभा की प्रारूप यानी मसौदा समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को की गई थी। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप यानी मसौदा समिति के अध्यक्ष यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान सभा की प्रारूप यानी मसौदा समिति में सदस्यों की कुल संख्या 7 थी। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। नेक्स्ट है, भारत का संविधान लागू हुआ था कब? तो 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं। संविधान सभा में हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधि भाग नहीं लिया? तो ये जो है ऑप्शन हैदराबाद टिक करना होगा। ये हैदराबाद के जो प्रतिनिधि भाग नहीं लिए थे उसमें। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में गुट निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। भारत है तो क्या है? भारत जो है राज्यों का संघ है। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया तो कब? 1953 को। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? संसद को। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसका है? तो संसद को प्राप्त है। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन 1956 में पूरा किया गया था। हरियाणा राज्य 1 नवंबर 1966 को बना। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ। भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये 1 लाइन फॉर्म में है और इससे जो है क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे, तो आप लोग इसे देखें। नेक्स्ट है, अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया। 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्तरदायी थे। नेक्स्ट, संविधान लागू होने के पश्चात सिक्किम भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया कब? तो 1970 में। धर आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। नेक्स्ट है, दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेशों को 26 जनवरी 2020 को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। नेक्स्ट है, 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य आंध्र प्रदेश बनाया गया। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। मौलिक अधिकारों की संरक्षक है तो कौन है? न्यायपालिका। वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावी हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विषय में विस्तार से चर्चा 1955 के नागरिकता कानून में की गई है। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन अनुच्छेद 6 में वर्णित है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्ति होगी। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्ति नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष हो। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा 24 घंटे के अंदर। विधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे उद्देश्य सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। भारत के गोवा राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। वर्तमान में संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था नहीं है। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक 3 बार संयुक्त बैठक यानी अधिवेशन बुलाई गई है। भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग है राष्ट्रपति। यानी लोकसभा, राज्यसभा और संसद राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये सभी तीनों अंग हैं किसका? तो संसद के। संसद का अस्थायी सदन कौन है? तो राज्यसभा। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा का अध्यक्ष।
संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में प्रस्ताव गिर जाएगा। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होगा तो प्रश्नकाल। नेक्स्ट देखते हैं, शून्यकाल प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है। नेक्स्ट पॉइंट है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल दिया जा सकता है। संसद के कुल सदस्यों का 1/10 भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है। अगला पॉइंट है, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद हंग पार्लियामेंट का गठन 1989 ईस्वी में हुआ। भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन 1927 ईस्वी में हुआ था। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय राष्ट्रपति करता है। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर संसद का नियंत्रण है। अगला पॉइंट है, संसद की लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। भारत में सभी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर भारत का राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति की कृत्यों का निर्वहन भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति 6 माह तक जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे तो बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार वीवी गिरी थे। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने वाले अभी तक एकमात्र उदाहरण है नीलम संजीव रेड्डी का। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है या कम से कम 14 दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए सदन के कुल सदस्यों में कम से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन चाहिए। राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम निर्वाचित होने की कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो एकल हस्तांतरणीय पद्धति द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, राज्यों की विधानसभाएं राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। लाभ के पद का निर्णय संघीय संसद करेगी। लोकसभा प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा भंग की जाती है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति सदन का अधिवेशन न रहने की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 बार भारत का राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ। नीलम संजीवा रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो एक बार चुनाव में पराजित हुए, दूसरी बार निर्विरोध निर्वाचित हुए। कार्यकाल में मृत्यु होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। वीवी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके निर्वाचन में द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी। कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत प्राप्त होते हुए भी वीवी गिरी ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में सफलता प्राप्त की। भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह एवं वीडी जती थे। श्री के.आर. नारायणन भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रपति थे जो दलित वर्ग के थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ही एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो वैज्ञानिक एवं अविवाहित थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। नेक्स्ट है, राजेंद्र प्रसाद, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल तथा प्रणब मुखर्जी को छोड़कर अन्य सभी राष्ट्रपति पूर्व में उपराष्ट्रपति रहे हैं। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष की होती है। उपराष्ट्रपति को लोकसभा अध्यक्ष के समतुल्य वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्वाचित संख्या है 25। राज्यसभा में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। लेकिन ये गलत है। राज्यसभा जो है कभी नहीं भंग होता है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है और रिटायर्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट है,
वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या 245 है। अगला पॉइंट देखते हैं। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सर्वाधिक 31 सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 500 की गई। नेक्स्ट है 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 542 निर्धारित की गई। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन कहा जाता है। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख है। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। मध्य प्रदेश लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तब बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता 2 माह तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र मल्काजगिरी है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम उम्र जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। 6ठी लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी। अगला पॉइंट देखें। प्रधानमंत्री जो शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा के सदस्य थे और लाल बहादुर शास्त्री थे। इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी 1980 से 84 तक। प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए अटल बिहारी वाजपेयी आसीन रहे। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति राजीव गांधी थे। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति मोरारजी देसाई। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया जवाहरलाल नेहरू। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिमंडल संघीय की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट पॉइंट है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब तक 7 व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं। राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कमलापति त्रिपाठी था। मनमोहन सिंह लोकसभा में विरोधी दल के नेता पद पर कभी नहीं रहे। लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं तो जीबी मावलंकर। लोकसभा अध्यक्षों में से बलराम जाखड़ का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला पॉइंट देखें। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णय मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। अगला पॉइंट देखें। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल होता है। भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के अटॉर्नी जनरल को संसद के दोनों सदनों में बोलने एवं अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी के सदस्य होने का अधिकार तय है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है तो इसका है एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है भारत का? तो एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श एडवोकेट जनरल देता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकारी हैं जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेवार होता है। लेखा परीक्षक का मुख्य उद्देश्य कार्यपालिका के व्यय पर नियंत्रण करना होता है। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सेवानिवृत्त होते हैं नियुक्ति के 6 वर्ष के बाद या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर। प्राक्कलन समिति को अस्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। अगला पॉइंट है। प्राक्कलन समिति एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राज्यपाल पद पर बना रहता है तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहते हैं तब तक राज्यपाल पद पर बना रहता है। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन राज्यपाल करता है। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा जो है 35 वर्ष है। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला सरोजनी नायडू थी।
राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्य मंत्रिपरिषद रूपी जहाज के निर्देशन चक्र का चालक होता है मुख्यमंत्री। किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। राज्य का मुख्यमंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। भारत में विधान पालिकाओं का उच्च सदन विधान पालिका परिषद है। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता है। विधान परिषद को समाप्त करने वाले आखिरी राज्यपाल तमिलनाडु है। उत्तर प्रदेश राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है। भारत के दिल्ली और पुडुचेरी संघ शासित प्रदेशों क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है। नेक्स्ट देखते हैं। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है। अगला पॉइंट है, किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है, लेकिन अपवाद में 2-3 राज्य ऐसे हैं जिसके 60 से कम है, 3-4 राज्य। विधानसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बाद बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता समिति द्वारा की गई थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि वह कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसके विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 से कम है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता समिति द्वारा की गई थी। अगला पॉइंट है, पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया था राजस्थान में 1959 ईस्वी में। देश में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में सर्वप्रथम अपनाया गया। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से। पंचायती राज प्रदान करता है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे। भारत में पहला नगर निगम चेन्नई में स्थापित हुआ था। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ग्राम सभा है। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए तो 21 वर्ष। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत के अधीन हुआ। मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। अगला पॉइंट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है। अगला पॉइंट देखें। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी रामास्वामी के विरुद्ध 11 मई 1993 ईस्वी को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा। नेक्स्ट पॉइंट है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश बनते हैं उसको नियुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए, तो व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में किसी भी हाई कोर्ट में एडवोकेट होना चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है, केशवानंद भारतीयवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर में कोई संशोधन नहीं हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि सबसे अधिक समय तक वाई.बी. चंद्रचूड़ पदस्थ रहे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कमल नारायण सिंह आसीन रहे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश H.M. हिदायतुल्लाह ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। देश के 24 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या 906 है। भारत के सिक्किम उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है, कितना है, तो इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष है। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय।
भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला अन्ना चंडी है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला लीला सेठ हैं। भारतीय संविधान के अवशिष्ट अधिकार हैं केंद्र के पास। अगला पॉइंट देखें, भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां संघीय संसद को सौंपी गई हैं। पंचायती राज विषय है तो राज्य सूची में, और आर्थिक नियोजन विषय जो है समवर्ती सूची में। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा तथा शिक्षा विषय समवर्ती सूची में है। सरकारी आयोग की सिफारिशें का संबंध केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से है। केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है राज्यपाल का पद। भारतीय संघ का कोई राज्य किसी विदेशी राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण नहीं ले सकता है। संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या 22 है। भारत की राजभाषा हिंदी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था 1955 ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में। भारत के जम्मू कश्मीर में उर्दू का प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं, तब उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त है। अगला पॉइंट, अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जा चुकी है। अगला पॉइंट है, वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र पिछड़े वर्ग से संबंधित नहीं है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1953 ईस्वी में किया गया था। मंडल आयोग का संबंध पिछड़ी जातियों से है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाविष्ट यानी शामिल किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर दी गई है। भारतीय संविधान के संशोधनों में से 91वां संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संशोधन द्वारा परिवर्तित हुई। इसको देखते हैं हम लोग। संविधान के 8वीं अनुसूची में स्थापित भारतीय भाषाएं तो असमिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, नेपाली, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, पंजाबी, संस्कृत, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, तमिल, तेलुगु, मैथिली, संथाल, डोंगरी, उड़िया, सिंधी, बोडो, उर्दू। तो मित्रों, इंडियन पॉलिटी का जो है कंटेंट यहीं समाप्त हो जाता है। इसमें जो है 250 यानी 200 प्रश्न भी इसमें है, और इसको मैं अगले वीडियो में करवा दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो इससे कंटेंट वाला वीडियो कम्प्लीटली देख लीजिएगा। पार्ट 1 में ये वीडियो रहेगा, और पार्ट 2 में जो है मैं जो भी प्रश्न उत्तर है जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं MCQ फॉर्म में है उसे मैं करवा दूंगा। तो अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो को। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।